किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में लिया भाग। 13,480 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को की समर्पित। पहलगाम हमले के मृतकों को दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2024-25 सीजन के दौरान मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में 13.22 लाख मीट्रिक टन आहार की खरीद को दी मंजूरी। आंध्र प्रदेश में खरीद अवधि को 90 दिनों से 30 दिन आगे बढ़ाकर 22 मई 2025 तक करने को भी मंजूरी। राजस्थान सरकार ने किसानों को मोबाइल पर पशुओं की समस्या और उसके उपचार के लिए आवश्यक सलाह देने के लिए AI आधारित चैटबॉट की शुरुआत की। राज्य के पशुपालन, डेयरी एवं गोपालन मंत्री ने योजना की प्रचार सामग्री का किया लोकार्पण। यूपी के मिर्जापुर में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत उद्यान विभाग की तरफ से बिसुंदरपुर स्थित राजकीय पौधशाला में मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण। हाईटेक पौधशाला से टमाटर, मिर्च और अन्य सब्जियों के पौधे मात्र 2 रुपए में कराए जाएंगे उपलब्ध। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को मान्यता देने और प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी प्रदान किए। देखा है कि पंचायतों ने कैसे सामाजिक भागीदारी को सशक्त किया। बिहार देश का पहला राज्य था जहां महिलाओं को इनमें 50% आरक्षण की सुविधा दी गई और इसलिए मैं नीतीश जी का अभिनंदन करता हूं। आज बहुत बड़ी संख्या में गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज की बहन बेटियां बिहार में जनप्रतिनिधि बनकर सेवाएं दे रही है और यही सच्चा सामाजिक न्याय है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर 13,480 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने बिहार के गोपालगंज जिले के हथुआ में लगभग 340 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एक LPG बॉटलिंग संयंत्र और रेल अनलोडिंग सुविधा की आधारशिला रखी। इससे आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने और थोक LPG परिवहन की दक्षता में सुधार करने में मदद मिलेगी। क्षेत्र में बिजली के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री ने बिहार में 1,170 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी और पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना के तहत 5,030 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया।
देश भर में रेल संपर्क को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री ने सहरसा और मुंबई के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस, जयनगर और पटना के बीच नमो भारत रैपिड रेल और पिपरा और सहरसा और समस्तीपुर के बीच ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने सुपौल पिपरा रेल लाइन, हसनपुर बिथान रेल लाइन और छपरा और बगहा में दो लेन रेल ओवर ब्रिज का भी उद्घाटन किया। उन्होंने खगड़िया अलौली रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा और क्षेत्र का समग्र सामाजिक आर्थिक विकास होगा। पीएम मोदी ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बिहार के 2 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को लगभग 930 करोड़ रुपए के सामुदायिक निवेश कोष के लाभ वितरित किए। पीएम मोदी ने PMAY ग्रामीण के 15 लाख नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। उन्होंने देश भर के 10 लाख PMAYG लाभार्थियों को किस्तें जारी की। उन्होंने बिहार में 1 लाख PMAYG और 54,000 PMAYU घरों के कुछ लाभार्थियों को चाबियां सौंपी। इस अवसर पर जनसभा से संबोधित करते हुए उन्होंने पहलगाम आतंकी हमलों की सख्त निंदा की और कहा कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने खरीद वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के उत्पादन के 100% के बराबर मूल्य समर्थन योजना के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद को मंजूरी दी है। सरकार ने बजट 2025 में ये भी घोषणा की कि देश में दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों अर्थात नेफेड और NCCF के माध्यम से 2028-29 तक अगले 4 वर्षों के लिए राज्य के उत्पादन का 100% तुअर, अरहर, उड़द और मसूर की खरीद की जाएगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2024-25 सीजन के दौरान मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्यों में कुल 13.22 लाख मीट्रिक टन तुअर, अरहर की खरीद को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री ने किसानों के हित में आंध्र प्रदेश में खरीद अवधि को 90 दिनों से 30 दिन आगे बढ़ाकर 22 मई 2025 तक करने को भी मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में नेफेड और NCCF के माध्यम से MSP पर खरीद जारी है और 22 अप्रैल 2025 तक इन राज्यों में कुल 3.92 लाख मीट्रिक टन तुअर, अरहर की खरीद की गई है।
जिससे इन राज्यों के 2,56,517 किसान लाभान्वित हुए हैं। पशुपालन को अधिक से अधिक लाभकारी बनाया जा सके और इसके लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए सरकार द्वारा नई योजनाएं भी शुरू की जा रही हैं। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने AI आधारित चैट बॉट की शुरुआत की है, जिसकी मदद से किसानों को मोबाइल पर ही पशुओं की समस्या और उसके उपचार के लिए आवश्यक सलाह दी जाएगी। 22 अप्रैल के दिन राज्य के पशुपालन, डेयरी एवं गोपालन मंत्री जोराम कुमावत ने 1962 MVU राजस्थान चैटबॉट नंबर तथा योजना की प्रचार सामग्री का लोकार्पण किया। इस अवसर पर पशुपालन मंत्री ने कहा कि मोबाइल वेटरनरी यूनिट सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका अधिक से अधिक लाभ पशुओं और पशुपालकों को मिलना चाहिए और इसके लिए हमें हर संभव प्रयास करने चाहिए। मोबाइल वेटरनरी यूनिट से संबंधित ये चैटबॉट एक नवाचार है और निश्चय ही अन्य राज्य भी इससे प्रेरित होंगे। पशुपालन मंत्री ने बटन दबाकर चैटबॉट का लोकार्पण किया और प्रचार प्रसार सामग्री का भी विमोचन किया। पशुपालन मंत्री ने कहा कि जिस स्तर पर इसका उपयोग होना चाहिए था वह नहीं हो पा रहा है और हम अपने लक्ष्य से अभी काफी दूर हैं। योजना को अधिक से अधिक पशुपालकों तक पहुंचाने के लिए योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस चैटबॉट के माध्यम से पशुपालकों को पशुओं की प्राथमिक चिकित्सा उनके घर पर ही उपलब्ध हो जाएगी, जिससे उनका समय, श्रम और पैसे की बचत भी होगी। देश में किसानों को उन्नत किस्मों के बीज के साथ ही पौधरोपण के लिए उन्नत किस्मों के पौधे उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को पौधे उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। इसी कड़ी में यूपी के मिर्जापुर में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत उद्यान विभाग की तरफ से बिसुंदरपुर स्थित राजकीय पौधशाला में मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण कराया गया है। हाईटेक पौधशाला से टमाटर और मिर्च और अन्य सब्जियों के पौधे मात्र 2 रुपये में किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। किसान अपना बीज देकर भी केंद्र पर पौध लगवा सकते हैं और ऐसे किसानों को प्रति पौधा मात्र 1 रुपये ही देना होगा। हाईटेक पौधशाला में सीड ग्रोइंग चैम्बर का निर्माण किया गया है। सीडिंग की सहायता से सीड की बुआई ट्रे में की जाएगी। इसमें नियंत्रित वातावरण में स्वस्थ व रोग मुक्त पौधे तैयार किए जा रहे हैं। पौधशाला का हार्डनिंग चैम्बर का निर्माण हुआ है। 20 दिन बाद सीड ग्रोइंग चैम्बर से तैयार पौधों को हार्डनिंग चैम्बर में रखा जाता है ताकि ये खेतों में लगाने के लिए तैयार हो जाएं और इसके बाद हार्डनिंग चैम्बर में तैयार पौधों को किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। उद्यान विभाग की तरफ से किसानों को शाक भाजी, फल, मसाला, पुष्प के पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। हाईटेक पौधशाला का उद्देश्य बीजों के जमाव प्रतिशत को बढ़ाना, गुणवत्ता युक्त पौध तैयार करना। हाईटेक पौधशाला में सिंचाई बूमर तकनीक से की जाती है। इससे पौधों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता है। बूमर तकनीक से पानी एवं पोषण देने से पौधों को समान पोषण मिलता है। हाईटेक पौधशाला में 1 वर्ष में लगभग 12 लाख पौधों का उत्पादन किया जाएगा। पानीमत में गिरते भूजल स्तर को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। उपायुक्त डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि किसान अगर 15 जून से पहले धान की रोपाई करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। भूजल बचाने के लिए सरकार ने कड़ा प्रतिबंध लगाया हुआ है। जो किसान आदेशों का उल्लंघन करेगा उससे जुर्माना वसूल किया जाएगा। विभाग उसकी फसल को भी नष्ट करा देगा। जिला उपायुक्त ने बुधवार को बताया है कि फसल नष्ट कराने का खर्च भी किसान से लिया जाएगा। ग्राम सचिव पटवारी और कृषि अधिकारी की संयुक्त टीम पुलिस बल के साथ संबंधित खेत में पहुंचकर फसल को नष्ट कराएगी। उन्होंने बताया है कि जिले में करीब 90,000 हेक्टेयर में धान की रोपाई व बिजाई की जाती है और समय से पहले धान की रोपाई रोकने के लिए कृषि विभाग ने टीमें गठित कर दी हैं। उपायुक्त ने बताया है कि समय से पहले धान रोपाई लोगों को जल संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देती है। कृषि उप निदेशक डॉक्टर आत्माराम गोदारा ने बताया कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना को इस साल भी लागू किया गया है। धान की खेती छोड़ने और धान की जगह पर अन्य विकल्पित फसलों की बुआई करने वाले किसानों को 8,000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कृषि विभाग धान की सीधी बिजाई को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रति एकड़ 4,500 रुपये की प्रोत्साहन राशि दे रहा है।
इस अवधि से बिजाई करने से लगभग 30% पानी की बचत होती है और इससे पैदावार में भी इजाफा होता है। नरसिंहपुर जिले के कई ऐसे किसान हैं जो राज्य शासन की खेती तालाब योजना का लाभ लेकर अपने खेत में तालाब बना रहे हैं और अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं। मनरेगा योजना से ग्रामीण क्षेत्र के किसानों का जीवन बदल रहा है, जो जरूरत के समय रोजगार मिलने के साथ ही आजीविका के साधनों को भी मजबूत कर रही है। किसान नितिन सोहनी ने परंपरागत खेती से आगे बढ़कर अपने खेत में तालाब बनाने का निर्णय आज से 3 साल पहले लिया। नितिन सोहनी ने बताया कि उनके परिवार में खेती के अलावा कोई और दूसरा कमाई का साधन नहीं था। इस योजना का लाभ लेने के लिए पंचायत के सचिव से मुलाकात की। नितिन सोहनी बता रहे थे कि खेत तालाब के लिए उन्हें शासन से 2,65,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई। उन्होंने अपने स्वयं के खेत में खेत तालाब बनवाया और यहाँ मछली पालन प्रारंभ किया। मछली के बीज बालाघाट, इटारसी, भोपाल, जबलपुर आदि से लेकर आते थे। मछली पालन करके उन्होंने साल भर में 1 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया। मछली पालन में कम लागत और मेहनत लगती है। तालाब के समीप ही उन्होंने आम, आंवला, नींबू के पौधे लगाए। वे बताते हैं कि भविष्य में मछली पालन को बढ़ावा देने, खेत तालाब निर्माण से जहां कम बारिश की स्थिति में फसल बचाने का साधन भी मिल गया है, तो वहीं खेती में नमी भी बनी रहने के साथ ही भूजल स्तर में सुधार हुआ है। उनके इस प्रयास को देखकर अन्य किसान भी प्रेरित हो रहे हैं। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान गुरुग्राम में सौर पीवी मॉड्यूल प्रकाशन और आशांकन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। मौके पर राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक मोहम्मद रिहान और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक आशीष खन्ना मौजूद रहे। सोलर के क्षेत्र में भारत ने 106 गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता को पार करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है, जिससे अक्षय ऊर्जा में वैश्विक अग्रणी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। ये उल्लेखनीय उपलब्धि स्वच्छ हरित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साल 2030 तक भारत अपने लक्ष्य को हासिल करने की तरफ प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि पीएम सूर्य घर और सोलर इंस्टॉलेशन से स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। Everywhere there is a demand for both PM Surya Ghar and PM Kusum. उसमें ही हमारा nearly about 34 gigawatt in PM Kusum and 30 gigawatt in PM Surya Ghar. तो 64 gigawatt उसमें ही हो जाएगा। उसके अलावा हमारा जो भी अभी चल रहा है स्कीम्स वगैरह प्रोजेक्ट, वो तो आगे बढ़ ही रहा है। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक 22 अप्रैल को सेब का भाव रहा 7,000 रुपए, जो कि 23 अप्रैल को 500 रुपए उछलकर 7,500 रुपए पर पहुंच गया। जबकि पंजाब की जालंधर मंडी में इस दौरान सेब की खरीद कमजोरी के साथ हुई। यहां 22 अप्रैल को इसकी कीमत थी 5,300 रुपए, जो कि 23 अप्रैल को 600 रुपए गिरकर 4,700 रुपए हो गई। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में इस दौरान सेब के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहां 22 अप्रैल को इसका भाव रहा 10,500 रुपए, जो कि 23 अप्रैल को 1,000 रुपए चढ़कर 11,500 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 23 अप्रैल को सेब का भाव 20 रुपए चमककर 9,500 रुपए से 9,520 रुपए पर पहुंच गया। वहीं बात सेब की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर देश में सेब की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागबानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के ताजा आंकड़ों को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर सेब की उपज 26,99,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की पैदावार 26,75,000 मीट्रिक टन रही थी। यानी इस साल सेब की पैदावार में 24,000 मीट्रिक टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि इसका असर सेब के बाजार भाव पर पड़ सकता है। सेब के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक सेब के निर्यात में कमी आई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश से होने वाला सेब का निर्यात 21,852 मीट्रिक टन का हुआ है,
जबकि बीते साल इस दौरान सेब का निर्यात 52,875 मीट्रिक टन का हुआ था। यानी साल 2023-24 के दौरान सेब के निर्यात में 31,023 मीट्रिक टन की कमी देखने को मिली है। बता दें कि भारत ने सबसे ज्यादा सेब का निर्यात नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, कतर और मालदीव और ग्रीस के अलावा दूसरे कई और देशों को किया है। मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 22 अप्रैल को टमाटर का भाव रहा 1150 रुपए, जो कि 23 अप्रैल को 150 रुपए की गिरावट के बाद 1000 रुपए पर आ गया। इसी तरह महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भी टमाटर के भाव में नरमी का रुख रहा। यहाँ 22 अप्रैल को इसका भाव था 900 रुपए, जो कि 23 अप्रैल को 50 रुपए टूटकर 850 रुपए पर आ गया। वहीं पंजाब की जलंधर मंडी में इस दौरान टमाटर के भाव स्थिर रहे। यहाँ दोनों दिन यानी 22 और 23 अप्रैल को इसका भाव बिना किसी उठापटक के 1200 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में 22 अप्रैल को टमाटर का भाव रहा 550 रुपए, जो कि 23 अप्रैल को 50 रुपए उठकर 600 रुपए हो गया। वहीं 23 अप्रैल को हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में टमाटर का कारोबार 1100 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में टमाटर की खरीद 750 रुपए पर हुई। टमाटर की पैदावार को देखें तो भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां टमाटर की सबसे ज्यादा खेती होती है। ये राज्य देश का 75% टमाटर पैदा करते हैं। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा टमाटर की पैदावार देखने को मिलती है। यहां कुल टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% टमाटर पैदा होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात और पश्चिम बंगाल हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 213.20 लाख टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204.25 लाख टन थी। यानी इस साल टमाटर की पैदावार में 4.38% का इजाफा देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि इसका असर टमाटर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृषि और आज हम महाराष्ट्र, कोंकण, कर्नाटक, मराठवाड़ा और तेलंगाना में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य महाराष्ट्र में मूंगफली और गन्ने की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। हाल फिलहाल में बोई गई या रोपी गई सब्जियों को गर्मी से बचाने के लिए शेड से ढकने का काम करें। फसलों को नुकसान से बचाने के लिए खेत की मेड़बंदी करें। साथ ही गर्म हवाओं से बचाने के उपाय करें। कोंकण के किसान काजू और आम की तुड़ाई समय पर कर लें। कोंकण में तैयार धान की कटाई करें और ग्रीष्मकालीन मूंगफली की खुदाई करें। मराठवाड़ा में तैयार हल्दी की खुदाई करें और इसे सुरक्षित स्थान पर रखकर सुखाएं। यहां के किसान ग्रीष्मकालीन मूंगफली की फसल में सिंचाई का काम करें। विदर्भ के किसान धान, मूंग, ग्रीष्मकालीन मूंगफली और ग्रीष्मकालीन तिल की खड़ी फसलों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। विदर्भ के किसान सब्जियों और बागानों में भी सिंचाई करें। कर्नाटक के दक्षिणी शुष्क इलाके में फसलों में मल्चिंग का काम करें। उत्तर पूर्वी कर्नाटक में गन्ने, तिल, मूंग और उड़द की फसल में सिंचाई करें। तरबूज और खीरे की फसल में भी जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। कर्नाटक के मध्य शुष्क इलाकों में बारिश के पानी का सही उपयोग करते हुए मूंग, उड़द और तिल की बुवाई करें। तेलंगाना में मौजूदा उच्च तापमान की वजह से सब्जियों की पौध खराब हो सकती है। ऐसे में टमाटर, बैंगन और अन्य सब्जियों की रोपाई के बाद खास देखभाल की जरूरत है। ऐसे में सब्जियों की फसल को छायादार जाल से कवर करें। 3 से 4 दिन के अंतराल से सिंचाई करते रहें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय बैंगन की रुपाई के लिए अनुकूल है। बैंगन की रुपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें।
किसान बैंगन की कई किस्मों की रुपाई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की रुपाई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की रुपाई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की रुपाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। रुपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने काफी कड़े और बड़े कदम उठाए हैं। भारत ने वाघा अटारी चेकपोस्ट बंद कर दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में आक्रोश बिखरा हुआ है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पाकिस्तान उच्च आयोग के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में दिल्ली भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता समेत आम लोगों ने भी भाग लिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम घाटी में हुए आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के घर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने शुभम को श्रद्धांजलि दी और परिवार का ढांढस बांधा। आज सुबह उधमपुर के बसंतगढ़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई इस मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।